तो जवाद भाई आपसे मैं इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो आप जितना हो सके समराइज़ करके चीज़ों को जो है वो आप एक्सप्लेन ज़रूर, करें, ज़रूर। ताकि हर बंदे के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर होता क्या है? देखिए, हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक अमाउंट और दूसरा होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर जिसको कमिटमेंट लेटर भी बोलते हैं और verpflichtlich Erklärung जो कि जर्मन जर्मन टर्म में। है वो भी बोलते हैं। अब काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और कुछ मिथ्स भी हैं इसके हवाले से कि जो शख्स इस पर आता है ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और ऐसे। लेकिन एग्जांपल आपके सामने मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, कि मैं इसी लेटर पे आया हूँ और मैंने ब्लॉक अमाउंट शो नहीं करवाया। एक्चुअली आप एस्केप करते हैं ब्लॉक अमाउंट को। बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है कि verpflichtlich Erklärung फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर वो एक लेटर होता है जो जर्मनी में रहता हुआ कोई शख्स, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी नादरा से एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको स्पॉन्सर करता है ऑन हिज बिहाफ कि मैं इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, खाने पीने रिहाइश हर चीज़ की, और ये यहाँ पर आकर पढ़ना चाहता है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करता हूँ। जी, मीन्स जितने भी एकोमोडेशन के लिहाज से जितने भी इसको एकोमोडेट टोटली करना वो मेरे उसमें है। जी बिल्कुल, तो तो ये लेटर होता है। अगला इसके बारे में आप बताएँ कि इसके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए चाहिए होते हैं? कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं इस लेटर के लिए? सबसे पहले तो आपने वेबसाइट पे जाना है जर्मन और इस्लामाबाद एम्बेसी की, और वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी। बिल्कुल। फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर के लिए आपने क्या क्या चीज़ें जमा करवानी है। आपका कुछ काम नहीं है, सही। आपका काम है एक स्पॉन्सर्ड को ढूंढना जो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका दूर का फ्रेंड भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। क्योंकि इसमें एक चीज़ बनी हुई है कि हमने एफर्ट्स शो करवाना है कि नादरा से कि ये मेरा भाई ही है और मेरा इसके साथ रिलेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। उसमें यह है कि आपका जो स्पॉन्सर्ड है उसका सारा काम है कि वो जाएगा फॉरेन एम्बेसी में। फॉरेन एम्बेसी में जाने के बाद वो वहाँ पर कहेगा मैं अपने भांजे, दोस्त, रिश्तेदार को स्पॉन्सर स्पॉन्सर करना करना चाहता हूँ। फिर वो उसको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे जो उसको फुलफिल करनी होगी। उसकी टैक्स आईडी क्या है, वो बिजनेस करता है या जॉब करता है, उसकी स्लिप्स जमा करवाए, मतलब उस बैंक बंदे की स्टेटमेंट। जो बंदा स्पॉन्सर जी, करना जो चाह रहा बंदा है। स्पॉन्सर कर रहा है बिल्कुल। तो हम इसको एज अ स्पॉन्सर लेंगे और जो मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे लिए ही किया जा रहा है, तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पर सबमिट करवाने होंगे। फिर वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, इस स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर कर रहा है इसके सारे एक्सपेंसेस के बाद इसके पास कितने पैसे बच जाते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। और अगर वो अप्रूव करते हैं तो 25 यूरो का सिर्फ एक फॉर्म है जिसके ऊपर उसने जाकर सिग्नेचर करना है। अब मैंने क्या डॉक्यूमेंट अपने स्पॉन्सर को भेजने हैं, मैंने अपना पासपोर्ट भेजना है, उसकी पिक्चर, और मैंने अपने साथ उसके एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेजना है। दीज आर टू थिंग्स विच आर नीडेड फॉर फ्रॉम माई साइड, बट मेरे स्पॉन्सर का काम है बाकी सारा कुछ उसमें सबमिट करवाना। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बाद अगला जो मेरा सवाल हुआ है ये है कि आप ये मुझे बताएं कि ये इसके अप्लाई करने जो हमारा स्पॉन्सर है, क्या उसका जर्मन नेशनल होना ज़रूरी है या फिर उसके पास पीआर है तो इट्स इनफ, वो कर सकता है आपको स्पॉन्सर? देखिए, जो बंदा भी, वैसे तो वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि जर्मन नेशनल का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये है कि कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें पीआर वालों को भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि पीआर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो उस बंदे का जर्मनी में रहना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, अच्छी पे होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और वो अपने सोर्स ऑफ इनकम भी उसकी अच्छी हो, और उसके बाद वो आपके अखराजात भी उठा सके, क्योंकि आपका वीज़ा 2 साल का लगेगा, फिर उसके बाद मजीद 2 साल का लगेगा। तो उस बंदे की जो खुद का वीज़ा है या जो पासपोर्ट है वो उसका लॉन्ग टर्म होना चाहिए वहाँ पर, ताकि वो उतने टाइम के लिए आपको स्पॉन्सर कर सके। एकोमोडेट कर सके यहाँ पे। तो जवाद भाई इधर तक तो आपका बड़ा अच्छा जो है वो एक बहुत ही सिंपली आपने हमें सारी चीज़ें बताई हैं। तो एक और चीज़ ये है कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि अगर मींस के हमारा जो स्पॉन्सर है क्या उसकी बैंक स्टेटमेंट हमारे लिए मींस इनफ है, हमें वो काफ़ी है हमारे लिए, या फिर हम लोगों को अपनी भी जो है वो कोई बैंक स्टेटमेंट इसके साथ लगानी है ड्यूरिंग प्रोसेस, मतलब अपनी फाइल सबमिट करवाने के साथ साथ? देखें, जो एम्बेसी कहती है वो कहती है कि आपके पास फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर होना चाहिए और साथ में 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके स्पॉन्सर की। सही। लेकिन कुछ केसेस जो मेरे पास बाद में आए, मेरे आने के बाद, उनमें उन्होंने वो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखी। ठीक है, सही। तो और दूसरी चीज़ जो इसमें मेन चीज़ है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने अपना सिर्फ कुछ भी शो नहीं करवाना, आपने अपना पासपोर्ट और एडमिशन लेटर जो है वो अपने स्पॉन्सर को भेजना है, दैट्स इट। क्योंकि लेटर के ऊपर मेंशन होगा कि ये बच्चा इसका पासपोर्ट नंबर ये है और ये लेटर स्पेशली इस बच्चे के लिए बनाया गया है। आपने अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, और स्पॉन्सर का काम है कि वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट यानी कि 6 मंथ की भेजे एज अ सेफ साइड, आप वो अपने साथ ले जाएं, ताकि अगर वो आपसे मांग लेते हैं तो आप शो करवा दें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने सुना है कि वो लोग ये भी नहीं मांगते, आपको सिर्फ लेटर दिखाना ज़रूरी है। सही है। अच्छा, तो अब जो अगला मेरा सवाल है ना वो ये है कि मींस के हमारा स्पॉन्सर हमें लेटर भेजते हैं जर्मनी से, तो वो लेटर क्या आया, हमें वो स्कैन कॉपी उनको देनी चाहिए या फिर वो बाय पोस्ट हमें वो हार्ड फॉर्म में वो भेजें तो हमने वो सबमिट करवाना है एम्बेसी में? तो इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, समझे कि आपने लेटर तैयार करवा लिया, आपने स्पॉन्सर ने आपको लेटर भेजना है, अब आपने एम्बेसी में शो करवाना है आपका इंटरव्यू पर। तो वो चाहे तो आपको कलर कॉपी प्रिंट कर स्कैन करके भेज सकता है, आप वो प्रिंट करवाएं और साथ ले जाएं। या अगर वो इतना टाइम आपके पास है और आपको वो ओरिजिनल भेज सकता है तो आप वो ओरिजिनल भी लेके जाएं। दोनों केसेस में कोई मसले वाली बात नहीं, ओरिजिनल भी हो सकती है और प्रिंट फॉर्म में भी आप लेकर जा सकते हैं। अच्छा, तो एक और सवाल मेरा ये है कि मींस आप इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जाते हो,
तो स्पॉन्सर के लिहाज से इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन भी वो आपसे पूछते हैं, तो उस लिहाज से आपको ये अगर गाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। देखें, टू द पॉइंट बात करनी है आपने स्पॉन्सर के बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी वो आपसे नहीं मांगते और आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेंगे स्पॉन्सर कौन है, वो आपके क्या लगते हैं, और आप वो क्या बिजनेस करते हैं या क्या जॉब करते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी शर्माइएगा ना कि मैंने उसको बता दिया कि वो मेरा भाई है तो वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, मेरा अंकल है तो वीज़ा नहीं। आपको जो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है आप उनको बस वो बताएं कि मेरे ये अंकल हैं, इनके ये काम करते हैं, दैट्स इट। मुझे मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन है मुझे इनके बारे में। अच्छा जवाद भाई, एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि इस प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। मीन्स के 6 मंथ का प्रोसेस है, 2 मंथ का प्रोसेस है, कितना टाइम ले सकते हैं ये लोग मीन्स हमें इस पे वीज़ा देने के लिए। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने मद्देनजर रखते हुए आगे अप्लाई करना है। स्पॉन्सर जब यहाँ पर आपके लिए फॉरेन ऑफिस, जिसको ऑसलैंडर भी हॉलिडे बोलते हैं, वहाँ जाकर एप्लीकेशन डालता है या अपॉइंटमेंट लेता है कि आई नीड अ वीज़ा, आई नीड अ स्पॉन्सर लेटर टर्मीन, कि मैं अपने भांजे या जिसको भी बुलाना चाहता हूँ। अब डिपेंड्स करता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब कभी कभार आपको 1 मंथ बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी, कभी 2 मंथ बाद मिलेगी, कभी जल्दी मिल जाएगी। तो इट्स ऑल डिपेंड कि अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसा है हर सिटी का। जैसे अब हमारे आखन का मुख्तलिफ है, फ्रैंकफर्ट का मुख्तलिफ है, म्यूनिक का मुख्तलिफ है, बर्लिन का मुख्तलिफ है। तो अगर आपने अपने स्पॉन्सर से लेटर लेना है तो कम से कम 3 मंथ्स पहले आप अपने स्पॉन्सर को बताएं कि मुझे ये स्पॉन्सर लेटर चाहिए, मेरे हाथ में एडमिशन लेटर भी है और मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट भी है, ताकि जब उसको अपॉइंटमेंट मिले तो आप अपनी चीज़ें पहुंचा सकें और उसको अपॉइंटमेंट टाइम पे मिले कि आपकी जो इस्लामाबाद एम्बेसी में टर्मीन है, अपॉइंटमेंट है, सॉरी जर्मन टर्म, सो वो आपको उस तक आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हो। तो फिर जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वो गुजर जाते हैं, मतलब फिर डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, फिर आई थिंक 1 वीक के अंदर ही उनको कॉल आ जाती है कि आप आकर साइन करके डॉक्यूमेंट दीजिए। तो इसमें ये टाइम लगता है। पहले कोरोना के टाइम में ज़्यादा टाइम था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। चलिए ठीक है, सही हो गया। अच्छा तो ये जो वीडियो भी सारी बातें हमने की, एज अ स्टूडेंट आप जब स्पॉन्सर लेटर पे आते हो, बिल्कुल, तो ये तो सारी डिटेल्स उसके हवाले से थी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा अपने नेक्स्ट वीकेंड पे, वो होगी हमारे कि हम अपने स्पॉन्सर लेटर पे अपने पेरेंट्स को कैसे जर्मनी में ला सकते हैं, मतलब विजिट पे। तो विजिट वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर होगी। लेकिन जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे करूँगा कि ये जो लेटर है ये वैलिड कितने टाइम के लिए होता है, कितना इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम के लिए ये लेटर वैलिड होगा आपका? ये बात अच्छा है कि आपने एक्सप्लेन कर दी है कि जो अभी हमने सारी बात की है, हमने स्टूडियम वीज़ा के लिए, स्टूडियम स्पॉन्सर लेटर की बात की है। ये लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए होता है, और जो विजिट वीज़े के लिए लेटर होता है वो अलग होता है, जिसकी आप वीडियो बनाएंगे। सही। ये लेटर 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, जो कि मेंशन होता है उसके ऊपर कि दिस लेटर इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स में आप कभी भी जाएं। लेकिन जब मैं अपनी फर्स्ट एक्सटेंशन में गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेंशन 5 ईयर है, बट इट्स ओनली ये जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर्स के लिए। ओके। तो मेंशन 5 ईयर्स बट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली 3 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद आपको नया लेटर तैयार करवाना पड़ेगा। तो अब मेरे पास 8 मंथ्स हैं, तो मैंने एक नया लेटर अंकल से कहकर बनवाया है, जो मैं अब शो करवाऊंगा। वो फिर 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये लॉन्ग टर्म होता है और ये स्टूडियम होता है। मेक श्योर कि जब आपका लेटर रिसीव हो उसके लेफ्ट बॉटम में लिखा होगा स्टूडियम वैलिड फॉर 5 ईयर्स, और आप इस पर कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो आई थिंक मेन क्वेश्चंस तो सारे आपने डिस्कस कर दिए हैं जवाब, और उनके आंसर्स भी आपने काफ़ी जो हैं वो डिटेल में मींस एक जो इनिशियल प्रोसेस के लिहाज से जो होते हैं वो आपने बताया। तो अभी जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे इस वीडियो को उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये बात आपसे कहूँगा कि मींस अगर किसी को मज़ीद कोई डिटेल्स इस चीज़ के बारे में चाहिए तो मैं आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो हर बंदा इनसे कांटेक्ट कर सकता है इजीली, और ये फर्दर उसको आगे गाइडलाइन भी देंगे हर तरह से। और इसके अलावा जो सेकंड अब ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो ये था कि एक्सटेंशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए आपको, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम मैंने सुना है कि एक्सटेंशन के लिए आपको अपने अकाउंट में कुछ मनी भी शो करनी पड़ती है यहाँ पे। तो अक्सर लड़कों का ये प्रॉब्लम आता है कि उनके अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं होते, फिर जब एक्सटेंशन का टाइम करीब आता है तो उनको बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है यहाँ पे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? यार इंशाल्लाह मैं वैसे भी गाइड करता रहता हूँ, मेरी प्रोफाइल भी है। तो ये कि जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनके फर्दर आंसर्स को, डेप्थ में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूँगा। सेकेंडली, मेरी जो फर्स्ट एक्सटेंशन थी, तो जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, उसमें प्रूफ ऑफ इनकम का एक नाम होता है। अब जो ब्लॉक अमाउंट वाले हैं वो अपने साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं अपने साथ लेटर लेकर गया। अच्छा, तो उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट नहीं देखा, उन्होंने जस्ट मेरा लेटर देखा और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी एक्सटेंशन कर दी। अब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, और फिर 2 साल का वीज़ा आपको इसी बुनियाद पर लगता है। हाँ, अभी मेरी सेकंड एक्सटेंशन आ रही है, और सेकंड एक्सटेंशन में मैं दोबारा यही लेटर लेकर जाऊँगा। अब मैंने अपने अंकल से एक और लेटर तैयार करवाया है, और वही लेटर मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर मैं सेकंड एक्सटेंशन के बाद आपको बता पाऊँगा कि सेकंड एक्सटेंशन में आपसे वो क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको बैंक दिखाना पड़ता है या नहीं दिखाना पड़ता। सही।
अच्छा, तो अभी एक और बात मेरे जहन में आ रही है जवाब, वो बात ये है कि मैंने मीन्स काफ़ी लोगों से सुना है, कुछ दिन पहले एक अंकल हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ बात की है कि स्पॉन्सर वीज़ा पे जब आप आते हो यहाँ पे, मीन्स आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हो स्पॉन्सर वीज़ा पे अपना स्टडी पर्पज़ के लिए, तो आपका वीज़ा आपको नहीं मिलता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक मिथ चली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये बात सच है, कितनी इस बात में हकीकत है, और इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? यार हमें भी काफ़ी लोगों ने कहा जब हम अप्लाई कर रहे थे कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ये स्पॉन्सर वीज़ा है, ये रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें रिलेटिव इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको लगता है कि आप वापस नहीं आएंगे। ये बात तो पहले मैं बता दूं कि ये तो एक मिथ है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी फर्स्ट एक्सटेंशन हो गई है, 2 साल का मुझे वीज़ा मिला है। मेरे इंटरव्यू में और मेरी फर्स्ट एक्सटेंशन जर्मनी आने के बाद जब मैंने उनको अपना लेटर दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ यू आर हैविंग द स्पॉन्सर लेटर, ओके दैट्स गुड, और उन्होंने लेटर साइड पर रखा और पेपर जमा करवा दिया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये क्यों है, इस पर तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और ये है वो है, ये सारी इंटरव्यू में आपके लिए इतनी ज़्यादा इजी ये बहुत ईजी है क्योंकि sponsor ब्लॉक letter अमाउंट में वो आपसे सब पूछते हैं कि ये पैसे किधर से आए या हाँ, जो भी आपका पैसे वो आप इनकम देते क्या है, रहते सोर्स ऑफ हैं। इनकम क्या है, वो तो सारी लेकिन इस common सेंस में उसने question। जैसे ही मेरा पेपर देखा तो उसने बोला यू हैविंग अ स्पॉन्सर लेटर, और फिर उसने फौरन से वो पेपर जमा कराया। इवन दो कि यहाँ पर भी मुझे 2 इयर्स का वीज़ा मिल रहा था, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट 2 मंथ्स बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें 2 इयर्स 2 मंथ का वीज़ा दे देती। अगर उसने रिजेक्ट करना होता तो वो मुझे उस पर भी ना देती। बिल्कुल। और उसके अलावा सेकंड आर्ग्यूमेंट मेरी है कि मेरे बाद मैं 10+ लोगों को मैंने गाइड किया इसी वीज़ा के वजह से। कुछ फ्रीबर्ग में आए हैं, कुछ डॉर्टमुंड में आए हैं, मींस डिफरेंट सिटीज में सिटीज़ में आए हैं, और वो सारे इसी पाथवे से आए हैं और उनको वीज़ा मिल गया। और अभी रिसेंटली एक लड़के को वीज़ा मिला है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करेगा कि उसको भी स्पॉन्सर लेटर पे ही वीज़ा मिला और उसको 2 दिन पहले वीज़ा रिसीव इसी लेटर के ऊपर।